हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंटैक्स के अगले क्रम में। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रोनाउन से रिलेटेड एरर्स जो सेंटेंस में होती है, या कैसे हम प्रोनाउन से रिलेटेड एरर सेंटेंस में फाइंड आउट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है बाय यूजिंग प्रोनाउन। हम सेंटेंस में सिंटैक्स के तहत सेंटेंस में दिए गए प्रोनाउन से रिलेटेड जो एरर्स होंगी उन एरर्स को फाइंड आउट करके उनको दूर करेंगे। तो पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि सेंटेंस में प्रोनाउन से रिलेटेड एरर्स कहाँ कहाँ होती। तो पहला रूल आज का है, प्रोनाउन सदैव जो सेंटेंस में दिया हुआ नाउन है उस नाउन के पर्सन, नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग होना चाहिए जिसके लिए वह प्रयुक्त किया गया हो। कहने का अर्थ हुआ कि सेंटेंस में जो हमारा नाउन दिया गया है उस नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग और उसके पर्सन के अकॉर्डिंग ही हमें प्रोनाउन सेंटेंस में यूज करना चाहिए। अगर उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में प्रोनाउन यूज नहीं है तो वो प्रोनाउन से रिलेटेड एरर मानी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, एवरी मैन मस्ट बियर हिज इल लक। एवरी मैन मान लीजिए दिया हुआ है सेंटेंस में एवरी मैन, तो यहां पे एवरी मैन मस्ट बियर हिज इल लक। कहने का अर्थ हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को बियर करना चाहिए या सहन करना ही चाहिए इल लक को। जो उसका इल लक है, जो उस पर मुसीबतें या उस पर जो भी दिक्कतें हैं, उसे हर इंसान को अपने आप ही सहन करना चाहिए। तो यहां हम पाते हैं कि दिए गए सेंटेंस में हमारा नाउन क्या है, एवरी मैन। तो नाउन एक चीज तो सिंगुलर नंबर में यूज हुआ, दूसरी चीज उसका जेंडर कैसा है, मस्कुलाइन जेंडर है, और पर्सन वो सिंगुलर नंबर में यूज हुआ है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग, मस्कुलिन जेंडर के अकॉर्डिंग और नंबर के अकॉर्डिंग ही हमें, क्योंकि नंबर कैसा है, सिंगुलर, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रोनाउन सेंटेंस में यूज करना। जैसे प्रोनाउन यहां कौन सा यूज हुआ है, हिज। तो यह देखना होता है कि जो हिज है ये नाउन के अकॉर्डिंग, पर्सन, नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, अदरवाइज ये गलत। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल दिया गया है कि ऑल मैन, यहां तो सिंगुलर के लिए दे दिया गया। अब दूसरा सेंटेंस मान लीजिए है ऑल मैन मस्ट बियर। अब यहां पे क्योंकि नाउन हमारा जो था ये यहां पर प्लूरल में है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग ही हमें प्रोनाउन यूज करना होगा। तो ऑल मैन मस्ट बियर देयर ड्यूटी कर लो, चाहे देयर इल लक। और इस तरह दिए हुए सेंटेंस में दोनों में हमने यहां पे प्रोनाउन देयर यूज किया गया है और यहां पे प्रोनाउन हिज यूज किया गया है। तो ऑल मैन मस्ट बियर देयर इल लक। इस तरह दोनों सेंटेंसेस में जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग है, दिए गए नाउन के अकॉर्डिंग। और नाउन के अकॉर्डिंग में देखना होता है कि नाउन किस पर्सन का है, किस नंबर का है और किस जेंडर का है, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोनाउन यूज करना होता। तो ये तो पहला रूल हुआ। आइए दूसरे रूल में देख लेते हैं। वर्ब टू बी का कॉम्प्लीमेंट जब एक प्रोनाउन होता है, वर्ब टू बी, और टू बी की डिफरेंट फॉर्म हमें पता है कि टू बी की डिफरेंट फॉर्म इज होती है, एम होती, आर होती है और वाज और वर होती हैं। तो वर्ब टू बी का जो कॉम्प्लीमेंट, मतलब दिए गए सेंटेंस में अगर इज आया है, एम आया है, आर आया है, वाज आया है, वर आया है, इनके बाद का जो कॉम्प्लीमेंट है जब वो एक प्रोनाउन होता है, तो उसका प्रयोग सदैव नॉमिनेटिव केस में होता है, अर्थात उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि मान लीजिए दिया है इट इज ही या इट इज आई,
तो यहाँ नॉमिनेटिव इट इज मी, वैसे तो मॉडर्न इंग्लिश में इट इज मी कहा जाने लगा है, उसको सही भी माना जाने लगा है, लेकिन ग्रामर के दृष्टिकोण से इट इज के बाद जो आप प्रोनाउन यूज करते हैं वो प्रोनाउन ग्रामर के अकॉर्डिंग हमेशा नॉमिनेटिव केस में कह लो या सब्जेक्टिव केस में यूज होना चाहिए, उसे ऑब्जेक्टिव केस में यूज नहीं होना चाहिए, ग्रामर की भाषा में गलत माना जाता। तो इट इज आई, इट इज मी नहीं होता। वैसे तो मॉडर्न इंग्लिश में आजकल इट इज मी को भी सही माना जाने लगा है, लेकिन ग्रामर के दृष्टिकोण से इट इज आई होना चाहिए। तो इट इज, यहां पे इज क्या है, इज हमारा टू बी की डिफरेंट फॉर्म है, और टू बी की डिफरेंट फॉर्म इज के बाद प्रयोग होने वाला नाउन नॉमिनेटिव केस में यूज होना चाहिए, उसे ऑब्जेक्टिव केस में नियमतः यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में या मॉडर्न युग में इट इज मी को भी करेक्ट माना जाने लगा। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है कि आई एम ही, आई एम ही हु कॉल्ड यू, हु या whom you called, it is sorry, I am he whom you called, I am he whom you called, ये मैं ही हूं जिसे तुमने कॉल लिखा है, जिसे तुमने बुलाया था, ये मैं ही हूं जिसे तुमने बुलाया था। तो यहां दोनों सेंटेंसेस में हम पाते हैं कि इज जो है ये टू बी की डिफरेंट फॉर्म है, और यहां एम क्या है, ये टू बी की डिफरेंट फॉर्म है, और टू बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट यहां क्या है, ही है, यहां क्या है, आई। तो टू बी का जो कॉम्प्लीमेंट जब एक प्रोनाउन होता है, कॉम्प्लीमेंट की जगह पे जब कोई एक प्रोनाउन यूज होता, प्रोनाउन मतलब आप ही सी कह सकते हैं, इट कह सकते हैं, यू कह सकते हैं, दे कह सकते हैं, आई, ये सारे क्या हैं, प्रोनाउन। तो टू बी का जो कॉम्प्लीमेंट जब एक प्रोनाउन होता है तो ग्रामर के अकॉर्डिंग उस प्रोनाउन को सदैव नॉमिनेटिव केस में या आप कह लो सब्जेक्टिव केस में यूज किया जाना चाहिए, उसे ऑब्जेक्टिव केस में यूज नहीं किया जाना चाहिए। जैसे यहीं पे लिखा है आई एम हिज नहीं हो सकता, यहां पे ही जो है वो सब्जेक्टिव केस में यूज होना चाहिए। तो आई एम ही होम यू कॉल्ड, मैं वही हूं जिसे तुमने कॉल किया या जिसे तुमने बुलाया। दूसरे सेंटेंस में हम पाते हैं कि इट इज आई, ग्रामर के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस सही है। वैसे आजकल इट इज मी मान लिया जाता है सही, गलत नहीं माना जाता है, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग ये सही है कि कॉम्प्लीमेंट के बाद जब प्रोनाउन यूज होता है तो प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में, जिसे आप नॉमिनेटिव केस में कह सकते हैं, नॉमिनेटिव केस में यूज होना चाहिए। ये तो हुआ दूसरा रूल। आइए अब तीसरा रूल देख लेते हैं। जब किसी वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई एक प्रोनाउन हो, जब किसी वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई एक प्रोनाउन हो तो वो सदैव ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता, फिर वो सब्जेक्टिव केस में यूज नहीं होता। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है कि मोहन कॉल्ड मी, मान लीजिए एग्जांपल क्या दिया हुआ है, मोहन कॉल्ड मी, मोहन ने मुझे बुलाया। मान लीजिए एग्जांपल दिया है मोहन कॉल्ड मी, मोहन कॉल्ड मी। अब यहां पे हम पाते हैं कि यहां पे जो ऑब्जेक्ट है या जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव केस में हम नहीं यूज होगा, वो यूज होगा ऑब्जेक्टिव केस में। जैसा कि रूल कहता है जब किसी वर्ब, यहां वर्ब है कॉल्ड, जब किसी वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक एग्जांपल और दे लें जिसमें प्रीपोजिशन यूज हुआ हो, क्योंकि यहां तो केवल वर्ब यूज हुई, और एक सेंटेंस देते हैं जिसमें कि प्रीपोजिशन यूज हुआ हो। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल दिया है कि दिस इज फॉर हिम, दिस इज फॉर हिम, ये पेन किसके लिए है, उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम। मान लीजिए दूसरा सेंटेंस है दिस इज फॉर हिम, दिस इज फॉर हिम, ये उसके लिए है, या दिस पेन इज फॉर हिम कह सकते हो। तो यहां पे हम पाते हैं कि मी यूज हुआ है, यहां पे
हिम यूज हुआ है। तो जैसा कि रूल में कहा गया कि जब किसी वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यहां पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट की बात की गई और इस सेंटेंस में बात की गई है वर्ब के ऑब्जेक्ट की। यहां वर्ब का ऑब्जेक्ट एक प्रोनाउन है, यहां पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक प्रोनाउन है। तो जब किसी वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन यूज होता है तो वो प्रोनाउन फिर सब्जेक्टिव केस में नहीं यूज हो सकता, वहां फिर उस ऑब्जेक्ट को या उस प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज होना है, नॉमिनेटिव केस में यूज नहीं हो सकता। तो मोहन कार्ड मी, यहां ये नहीं हो सकता मोहन कार्ड आई, ये गलत है। मोहन कार्ड मी ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा प्रोनाउन, कब? जब वर्ब के बाद यूज होगा कोई प्रोनाउन। दूसरी चीज, जब किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन यूज होगा तो भी वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा, जैसे दिस इज फॉर हिम। तो ये तो तीसरा रूल हुआ। आइए अब चौथा रूल आज का देख लेते हैं प्रोनाउन से रिलेटेड। जब दो एक वचन की संज्ञाएं, जब कोई दो एक वचन की संज्ञाएं जिनके पूर्व ईच या इवरी लगा हो, मतलब कोई भी संज्ञा हो एक वचन की हो और उसके पूर्व ईच या इवरी लगा हो और वे एंड से जुड़ी हों, ईच या इवरी लगा हो सिंगुलर नाउन से पहले और वो दो संज्ञाएं एंड से जुड़ी हों, तो उनके लिए प्रयोग होने वाला प्रोनाउन जो होगा वो सदैव सिंगुलर नंबर का यूज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल दिया है इवरी बुक एंड इवरी पेन। इवरी बुक, इवरी बुक एंड इवरी पेन was in its place, was in its place। प्रत्येक पुस्तक और प्रत्येक पेन था इन इट्स प्लेस, अपनी प्लेस पर। तो यहां हम पाते हैं कि ये हमारा जो इट्स है ये प्रोनाउन यूज हुआ है। तो जैसा कि रूल में कहा गया कि जब दो एक वचन की संज्ञा, यहां बुक भी एक वचन की संज्ञा है और पेन भी एक वचन की संज्ञा है और बुक और पेन से पहले ईच या इवरी लगा हुआ है और ये दोनों संज्ञाएं एंड से जोड़ी गई हैं। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों संज्ञाएं ईच बुक और इवरी पेन, इनको एंड से जोड़ा गया है। तो इनके लिए प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन जो है वो सदैव सिंगुलर नंबर का होगा। अब चूंकि यहाँ पे दोनों नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सिंगुलर में हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रोनाउन इट यूज होता है, इट्स। तो हम देख पा रहे हैं कि इवरी बुक एंड इवरी पेन वाज इन इट्स प्लेस। जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो किसका यूज हुआ? सिंगुलर का यूज हुआ है। और किसके? नंबर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट नॉन लिविंग था तो नॉन लिविंग के अकॉर्डिंग इट्स यूज हुआ है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एवरी बॉय एंड एवरी सर्वेंट। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल दिया गया है कि एवरी बॉय एंड एवरी सर्वेंट, एवरी बॉय एंड एवरी सर्वेंट, every servant gets his share। तो यहां भी हम पाते हैं कि दोनों सेंटेंस जो हैं, ये दूसरा सेंटेंस है, यहां भी जो सिंगुलर नंबर का नाउन है उससे पहले इवरी दिया गया और यहां भी सर्वेंट से पहले इवरी दे दिया गया। तो इवरी या यहां पे ईच कह लो, इवरी नहीं बल्कि ईच होगा। ईच बॉय एंड इवरी सर्वेंट, ईच बॉय एंड इवरी सर्वेंट। ईच बॉय, ईच प्रत्येक लड़का, इवरी बॉय, ईच बॉय एंड इवरी सर्वेंट। तो यहां हम पाते हैं कि दोनों नाउन से पूर्व ईच और इवरी लगा हुआ है जैसा कि रूल में कहा गया और दोनों को एंड से जोड़ा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग गेट्स, अब जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो नंबर के अकॉर्डिंग यूज हुआ है, मतलब सिंगुलर का और मस्कुलिन जेंडर का यूज हुआ है प्रोनाउन, सिंगुलर का, मस्कुलिन जेंडर का। जैसा कि कहा गया जो प्रोनाउन यूज होने चाहिए वो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग और
पर्सन के अकॉर्डिंग यूज होने चाहिए। तो जैसा कि रूल में बताया गया था कि जब दो सिंगुलर के सब्जेक्ट एंड से जुड़ेंगे और उनके पहले ईच या एवरी लगा होगा, तो ऐसे दो नाउन को जोड़ने पर जो प्रोनाउन यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर नंबर के अकॉर्डिंग यूज हुआ होना चाहिए, जहां पे यूज हुआ है हिज। तो अब अगला रूल देखते हैं। एवरी बुक एंड एवरी पेन वाज इन इट्स प्लेस हो ही गया एग्जाम्पल। अगला, जब दो एक वचन की संज्ञाएं, जब दो एक वचन की संज्ञाएं आर से जुड़ी हों, सिंगुलर की हों, नाउन जो होंगे कैसे होंगे, सिंगुलर के, और वो जुड़े किससे हों, या आर से जुड़े हों या नार से जुड़े हों, चाहे आइदर आर से जुड़े हों चाहे नाइदर नार से जुड़े हों, तो इनके बाद प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन ये भी सदैव सिंगुलर नंबर में ही यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल में कहा गया कि सुशील आर मोहन हैज गिवन मी हिज पेन। सुशील आर मोहन, सुशील आर मोहन, सुशील आर मोहन हैज गिवन मी, हैज गिवन मी हिज पेन, हिज पेन। एक तो एग्जाम्पल ये हो गया कि सुशील और मोहन, यहां पे दो सिंगुलर नाउन को या सिंगुलर नंबर के दो नाउन को आर से जोड़ा गया है, और इसके साथ जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो कैसा यूज हुआ है, सिंगुलर का, और किसके अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग और नंबर के अकॉर्डिंग। तो नंबर चूंकि सिंगुलर था तो सिंगुलर का प्रोनाउन यूज होगा, और जेंडर चूंकि मस्कुलिन का था तो मस्कुलिन के अकॉर्डिंग यूज होने वाला प्रोनाउन यूज किया गया है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कहा गया आइदर मोहन आर रोहन, इधर मोहन, इधर मोहन आर, अब यहां पे इधर आर से जोड़ा गया दो सिंगुलर नाउन को, इधर मोहन आर रोहन मस्ट डू हिज वर्क, मस्ट डू हिज वर्क। यहां भी दो सिंगुलर नाउन को जोड़ा गया है इधर आर से, और उनके नंबर के अकॉर्डिंग और जेंडर के अकॉर्डिंग जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो है हिज। दोनों सेंटेंसेस में प्रोनाउन हिज यूज हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जब दो एक वचन की संज्ञाएं आर से, नार से, इधर आर या नाइदर नार से जोड़ी गई हो तो उनके बाद प्रयुक्त होने वाला नंबर जो होगा वो हमेशा सिंगुलर नंबर का होगा। प्रोनाउन जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, सिंगुलर नंबर के अकॉर्डिंग होगा, दिए गए सब्जेक्ट के जेंडर के अकॉर्डिंग होगा। तो आइए आगे देखते हैं। अगला रूल है, जब एक वचन संज्ञा को किसी एक प्लूरल नाउन को या बहुवचन संज्ञा को किसी एक वचन संज्ञा के साथ आर, नार, नाइदर इन वर्ड्स से जोड़ा जाए तो इसके बाद प्रयोग होने वाला जो प्रोनाउन होता है वो सदैव बाद में आने वाले नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, इधर सुभाष, इधर सुभाष और हिज फ्रेंड्स have given their help, have given their। अब यहां पे जो हमारा प्रोनाउन यूज हुआ है वो कौन सा, गिवन देयर हेल्प, गिवन देयर हेल्प। यहां हम देखते हैं कि इधर सुभाष आर हिज फ्रेंड्स, जब एक वचन नाउन को या एक वचन संज्ञा को किसी बहुवचन संज्ञा के साथ जोड़ा गया है, और किससे जोड़ा गया है, आर से, तो उस कंडीशन में बाद में प्रयोग होने वाला प्रोनाउन सदैव
बाद में आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग होता है। तो ये जो हमारा प्रोनाउन यूज किया गया देयर, ये किसके अकॉर्डिंग होगा? बाद में जो नाउन यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया जाता। तो यहाँ हम देखते हैं कि सुभाष हमारा सिंगुलर नंबर का नाउन है, जबकि हिज फ्रेंड्स हमारा प्लूरल नंबर का नाउन है। तो और से कनेक्ट किया गया है। तो इस कंडीशन में जो बाद में नाउन आता है उस नाउन के बाद के नाउन के अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोनाउन यूज होता। तो एक तो एग्जांपल ये हुआ। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है नीदर द बॉयज नॉर द मॉनिटर, यहीं पे लिखे दे रहे हैं। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है नीदर द बॉयज, अब हम इसको जोड़ते हैं नॉर से। नीदर द बॉयज नॉर द मॉनिटर neither the boys nor the monitor brought his books, brought his books। तो यहां हम पाते हैं कि दो नाउन्स को जोड़ा गया है, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। और किस कनेक्टिंग वर्ड से जोड़ा गया है? नॉट से। तो नीदर द बॉयज, ना तो बच्चे, नॉर द मॉनिटर, और ना ही मॉनिटर, ब्रॉट हिज बुक। तो यहां जो प्रोनाउन यूज हुआ है ये किसके अकॉर्डिंग यूज होगा? बाद में प्रयुक्त होने वाले नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज किया जाता है। किस कंडीशन में? जब एक सिंगुलर के और एक प्लूरल के नाउन को जोड़ा जाए। किन वर्ड से? और से, नॉर से या नेदर से। इन वर्ड से जब जोड़ा जाता है दो प्रोनाउन को, दो नाउन को, तो उनके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो जो बाद में हमारा नाउन है उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज किया जाता है। आइए अगला रूल देख लेते हैं। अगले रूल में बताया गया कि जब भिन्न भिन्न पर्सन के एक वचन के प्रोनाउन एक साथ आए। मान लीजिए किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन एक साथ यूज हो तो 2, 3, 1 इस क्रम में लिखा जाएगा। और यदि प्लूरल के प्रोनाउन, मान लीजिए सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का और थर्ड पर्सन का, लेकिन अगर वो सिंगुलर में है तो किसके अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे? अगर सिंगुलर हैं तो वो 231 के अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे। लेकिन मान लीजिए वही प्रोनाउन हमारे सिंगुलर ना होकर के प्लूरल की फॉर्म में है तो हम कौन से रूल पे लिखेंगे? 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग। अर्थात पहले हमारा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल आएगा, फिर सेकंड पर्सन का आएगा और फिर थर्ड पर्सन का। लेकिन कब? जब ये प्रोनाउन हमारे प्लूरल के होंगे। मान लीजिए सेंटेंस में 3 प्रोनाउन यूज हुए हैं और तीनों प्रोनाउन हमारे फर्स्ट पर्सन के हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, तो उस कंडीशन में हम 2, 3, 1 के अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए दिया हुआ है सेंटेंस हमारा कि यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई। अब यहां हम देखते हैं कि हमारे पास 3 प्रोनाउन यूज हुए हैं। यू भी है, ही भी है और आई भी है। तो यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है सिंगुलर का, और ही, चूंकि यू जो है वो सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में। लेकिन यहां हमारे जो 2 और प्रोनाउन है वो सिंगुलर के हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये यू जो है ये हमारे सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। तो सेकंड पर्सन यू हो गया, ही हुआ और आई हुआ। तो ये कौन सा क्रम हुआ हमारा? 231, मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। व्हेन टुगेदर, व्हेन टुगेदर। अगर हमारे 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन सेंटेंस में यूज हुए हैं और मान लीजिए वो प्रोनाउन हमारे फर्स्ट पर्सन के हैं या सेकंड पर्सन के हैं, कुल मिला के अगर सिंगुलर नंबर के हैं, अगर वो प्रोनाउन हमारे सिंगुलर नंबर के हैं तो वो हमारे 231 के क्रम में सेंटेंस में यूज होंगे। लेकिन मान लीजिए अगर वो प्लूरल के हैं, वही प्रोनाउन हमारे
प्लूरल नंबर के हैं तब हमारा ये क्रम जो है ये चेंज हो जाता। अब हम प्लूरल के एग्जाम्पल देख लेते हैं, या प्लूरल नाउन के प्रोनाउन जब सेंटेंस में यूज होते हैं दो या दो से ज़्यादा, तो हम देखते हैं हम कौन से क्रम में रखेंगे उसको, 1 2 3 के क्रम में। मतलब पहले फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन रखा जाएगा, उसके बाद सेकंड पर्सन का, उसके बाद थर्ड पर्सन का। तो मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वी एंड यू, दूसरा दिया है मान लीजिए वी एंड यू, वी एंड यू, वी एंड यू। तो यहां हम देखते हैं यूज तो यहां भी यू हुआ है, लेकिन यहां पे वी जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला यू भी जो है ये हम सेकंड पर्सन का प्लूरल के नाम पर या प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ यू यूज किया है। तो वी एंड यू मस्ट गो नाउ, वी एंड यू मस्ट गो नाउ, गो नाउ। ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो यहाँ इन दोनों एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि अगर एक ही सेंटेंस में सिंगुलर नंबर के डिफरेंट प्रोनाउन यूज होते हैं तो उनको हम 231 या 231 के क्रम में रखते हैं। लेकिन मान लीजिए कि एक ही सेंटेंस में हमारे प्लूरल नंबर के प्रोनाउन यूज होंगे तब उनको हम 1 2 3 के क्रम में रखेंगे। मान लीजिए एक सेंटेंस में हमारे फर्स्ट पर्सन का भी प्लूरल प्रोनाउन यूज हुआ है, सेकंड पर्सन का भी यूज हुआ है और थर्ड पर्सन का। तो पहले हम फर्स्ट पर्सन का रखेंगे, उसके बाद सेकंड पर्सन का रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन यूज नहीं हुआ प्लूरल का, तो उस कंडीशन में हमने आगे छोड़ दिया। अगर मान लीजिए यहाँ थर्ड पर्सन का भी प्लूरल का प्रोनाउन यूज होता तो वी कामा यू एंड दे मस्ट गो नाउ हो जाता। तो ये दिखाता है कि हम अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउन यूज होते हैं तो उनको हम किस क्रम में रखते हैं। आइए अगला रूल देख लेते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन कभी अकेले सब्जेक्ट का स्थान नहीं ले सकता, इसके पूर्व किसी नाउन या प्रोनाउन का होना अनिवार्य है। मतलब जब जोर देने के लिए एम्फैटिक प्रोनाउन यूज होता तो कभी भी वो अकेले नाउन का स्थान नहीं ले सकता, उसके पहले कोई ना कोई नाउन हमें अवश्य यूज करना होता है या कोई ना कोई प्रोनाउन यूज करना होता है, क्योंकि अकेले एम्फैटिक प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट का स्थान नहीं ले सकता। मान लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है हमारा कि आई माई सेल्फ डिड इट, आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने इसे स्वयं किया। तो यहां पे हम देखते हैं अगर सेंटेंस लिखा जाएगा कि माई सेल्फ डिड इट, तो कभी माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये कभी सब्जेक्ट का स्थान नहीं ले सकते। इनके पहले कोई ना कोई आपका प्रोनाउन या नाउन का होना अनिवार्य, कोई ना कोई प्रोनाउन अवश्य आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज किया गया है सिंगुलर का, तो आई माई सेल्फ। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है सी हर सेल्फ ओपन द बॉक्स, सी हर सेल्फ ओपन द बॉक्स, उसने बॉक्स खुद खोला, उसने बॉक्स खुद खोला। तो यहां पे हम देखते हैं कि दो एम्फैटिक प्रोनाउन हमारे जो यूज हुए हैं कौन कौन से, एक हर सेल्फ है और दूसरा माई सेल्फ। तो ये कभी भी सब्जेक्ट का स्थान नहीं ले सकते, उनके पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट अवश्य आता। मान लीजिए सेंटेंस में सब्जेक्ट ना दिया हो, माई सेल्फ से सेंटेंस शुरू कर दिया गया है तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट होगा, क्योंकि माई सेल्फ से पहले फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आना अनिवार्य है। सब्जेक्ट के स्थान पे कोई ना कोई प्रोनाउन अवश्य आता है और ये एम्फैटिक प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का स्थान नहीं ले सकते। अगला रूल है कि रिलेटिव प्रोनाउन को सदैव इसके एंटीसीडेंट अर्थात पूर्ववर्ती के निकट प्रयोग करना चाहिए। जब कभी हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करें तो जिस नाउन के लिए वो यूज किया गया है, जिसके साथ उसका रिलेशन बताया गया है, उस एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती के पास ही रखना चाहिए। मान लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है अ मैन केम टू मी, अ मैन हु केम टू मी। यहां पे हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो मैन अपने एंटीसीडेंट के पास उसको रखते हैं, अर्थात उसके पूर्ववर्ती के पास ही रखा जाता है। अ मैन हु केम टू मी, एक इंसान जो मेरे पास आया, इज ब्लाइंड, वो उसकी
विशेषता क्या है कि वो ब्लाइंड है। अ मैन हु केम टू मी, एक इंसान जो मेरे पास आया, इज ब्लाइंड। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि हु जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, वो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा किसके साथ रखना चाहिए? अपने एंटीसीडेंट अर्थात उसके पूर्ववर्ती के साथ ही रखा जाता है। तो अ मैन यहाँ पर हु किसके लिए यूज हुआ है? उस व्यक्ति की विशेषता बतलाई गई, उसके रिलेशन बताया गया है। ये जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इस मैन की विशेषता बतला रहा कि एक इंसान जो मेरे पास आया, वास्तव में उसकी विशेषता क्या थी? वो अंधा था। तो अ मैन हु केम टू मी, तो ये जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये अपने एंटीसीडेंट के पास यूज किया हमने। अगर हम ऐसे लिखते अ मैन केम टू मी हु इज ब्लाइंड, अब यहाँ पे हु वाज ब्लाइंड कर लिखना ज़्यादा बेटर होगा, हु वाज ना कि इज। अ मैन हु केम टू मी, एक इंसान जो मेरे पास आया था, वास्तव में वाज ब्लाइंड, वो क्या था? वो अंधा था। तो जब कभी रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं तो उसे हमेशा एंटीसीडेंट के पास ही रखते हैं, ये सही तरीका होता। अगले रूल में देखते हैं कि वन का प्रयोग यदि नॉमिनेटिव केस में हो, अर्थात यदि वन सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो उस कंडीशन में पॉजेसिव केस में वंस का प्रयोग होगा, हिज का प्रयोग या दूसरे वर्ड्स का प्रयोग नहीं होगा। जब सब्जेक्ट के रूप में या नॉमिनेटिव केस में वन आएगा तो उसके पॉजेसिव केस में वंस का प्रयोग किया जाता है, दूसरे वर्ड पॉजेसिव केस में यूज नहीं किए जाते। मान लीजिए सेंटेंस दिया हुआ है, वन शुड मेक वंस, one should make one's own fortune, one should make। अब यहाँ पे हम वन जो पाते हैं वो हमारा सब्जेक्टिव केस में या नॉमिनेटिव केस में वन का प्रयोग हुआ। तो इस कंडीशन में जो हमको पॉजेसिव केस इसका यूज करना होगा वो वंस यूज करना होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? वन शुड मेक वंस ओन फॉर्च्यून, वंस ओन फॉर्च्यून, किसी भी व्यक्ति को अपना भाग्य स्वयं बनाना चाहिए। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए दिया हुआ है, वन शुड टेक केयर ऑफ, वन शुड टेक केयर ऑफ वंस। अब यहां भी हमारा वन जो है वो किस केस में यूज हुआ है? वंस हमारा नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ। तो जब हम इसका पॉजेसिव केस में यूज करेंगे तो वंस ही होगा, दूसरा वर्ड यूज नहीं होगा। तो टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, तो वन शुड टेक केयर ऑफ, किसी भी व्यक्ति को देखभाल करनी चाहिए वंस हेल्थ, अपने स्वास्थ्य की देखभाल खुद करनी चाहिए हर किसी व्यक्ति को। तो यहाँ पे ये कुछ रूल्स हुए जो प्रोनाउन से रिलेटेड हैं, जो सेंटेंस में हमारे प्रोनाउन से रिलेटेड ये कुछ रूल्स हैं, और हम आशा करते हैं ये रूल्स आपको पसंद आए होंगे और इससे प्रोनाउन के संबंध में आपको सेंटेंस में कहाँ यूज़ कैसे होता है ये समझने में मदद मिलेगी। थैंक यू।